पे भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। भारत जर्मनी प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता में अहम मुद्दों पर बनी सहमति। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए इंडो जर्मन सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय। पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु, ऊर्जा और शहरी विकास क्षेत्र में दोनों देश मिलकर नई परियोजनाओं को बढ़ा रहे हैं आगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। बजट पूर्व कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न पक्षों से किया विस्तृत संवाद। कहा कि आगामी आम बजट किसानों और ग्रामीण समाज के लिए होगा प्रेरक। अमेरिकी टैरिफ के बीच समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले में 3.11% अधिक रहा निर्यात। एक दशक में उत्पादन में 106% की बढ़ोतरी दर्ज। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जनवरी तक बढ़ाई। अब जंगली जानवरों के हमले और खेतों में जलभराव से होने वाले नुकसान की भी बीमा कवर में शामिल। नई फसल के स्वागत में आज देश भर में फैली लोहड़ी की खुशियां। अग्नि देव से की जाएगी सुख और समृद्धि की कामना। समाचार विस्तार से। भारत जर्मनी प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता में अहम मुद्दों पर सहमति बनी। पीएम ने ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग का उल्लेख किया। दोनों देशों ने इस साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। पीएम ने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए इंडो जर्मन सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जलवायु, ऊर्जा और शहरी विकास क्षेत्र में दोनों देश मिलकर परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत और जर्मनी की प्राथमिकताएं समान है। इसमें सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने इंडिया जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का साझा मंच बनेगा। हम क्लाइमेट, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में मिलकर नई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में दोनों देशों की कंपनियों का नया मेगा प्रोजेक्ट भविष्य की ऊर्जा के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर के साझा वक्तव्य में मजबूत रिश्तों की प्रतिबद्धता जताई गई। पीएम ने चांसलर मर्ज के पहले आधिकारिक एशिया दौरे की शुरुआत भारत से किए जाने का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है और $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां लंबे समय से भारत में मौजूद है। ये भारत के प्रति उनके अटूट विश्वास और यहां मौजूद अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। चौहान ने हाल के सप्ताहों में देश के विभिन्न राज्यों का दौरा किया और राज्यों के अलावा दिल्ली में भी प्रगतिशील किसानों, कृषि विशेषज्ञों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी संस्थाओं तथा ग्रामीण उद्योगों एवं दोनों मंत्रालयों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से व्यापक संवाद स्थापित किया।
और इन चर्चाओं से प्राप्त विचारों और सुझावों को एक समग्र कृषि एवं ग्रामीण विकास के सुझाव के रूप में तैयार कर उन्हें वित्त मंत्री को सौंपा गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में आगामी आम बजट किसानों और ग्रामीण समाज के लिए प्रेरक होगा। उन्होंने भरोसा व्यक्त किया है कि वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रधानमंत्री जी के समृद्ध किसान सशक्त गांव के संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर सिद्ध होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य संपूर्ण डेयरी क्षेत्र में बहुविषयक अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाना है। ये साझेदारी डेयरी उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन सहित प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती है, जिसमें देश भर के लाखों डेयरी किसानों जैसे कि प्राथमिक हितधारकों को सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया गया है। और इस समझौता ज्ञापन पर ICAR के उप महानिदेशक डॉक्टर राघवेंद्र भट्टा और NDDB के कार्यकारी निदेशक S रघुपति ने भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और ICAR के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट और NDDB के अध्यक्ष डॉक्टर मिनेश शाह की गरिमामय उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। डॉक्टर मिनेश सी शाह ने इस बात पर जोर दिया कि ये साझेदारी विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए एकीकृत वैज्ञानिक सहयोग हेतु विश्व के सबसे बड़े मंचों में से एक का निर्माण करने की क्षमता रखती है। उन्होंने बताया कि NDDB के पहले भी ICAR संस्थाओं के साथ राशन संतुलन, खनिज मानचित्रण और मिश्रित राशन जैसी कई पहलों पर कार्य किया है। उन्होंने पारंपरिक पशु चिकित्सा में पारस्परिक सहयोग के अवसरों पर प्रकाश डाला और पशुधन और कृषि क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों का राष्ट्रीय हित में समाधान करने के लिए NDDB की तत्परता व्यक्त की। उन्होंने देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में लागू करने योग्य और अनुकरणीय मॉडल विकसित करने के उद्देश्य पर भी बल दिया। और इसके अतिरिक्त उन्होंने फल और सब्जियों, तिलहन, चारा, दूध और दूध उत्पादों की मूल्य श्रृंखलाओं में सहयोग के क्षेत्रों की ओर भी इशारा किया। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्र सरकार के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में समुद्री खाद्य निर्यात मूल्य के लिहाज से अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान निर्यात बढ़कर 62,408 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले 3.11% अधिक है। सरकार का कहना है कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भी निर्यात की रफ्तार बनी हुई है और इसी तरह से मछली उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024-25 में मछली उत्पादन बढ़कर 197.75 लाख टन हो गया है, जबकि 2013-14 में ये 95.79 लाख टन था, यानी कि एक दशक में उत्पादन 106% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों का बीमा कराने के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब किसान 15 जनवरी तक फसल बीमा करवा सकेंगे। कृषि विभाग के अनुसार फसल बीमा करवाने के लिए ऋणी कृषकों ने जिस बैंक से फसल ऋण लिया है वह उस बैंक में अपना बीमा करवाएं, जबकि अऋणी कृषक 15 जनवरी तक किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल ऋण प्रदायकर्ता बैंकों, सहकारी समितियों तथा अऋणी किसान बैंक, जन सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा केंद्र के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। आज देश में लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लोहड़ी की रौनक है और आज का दिन किसानों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि फसल की कटाई से पहले आज सेलिब्रेशन लोहड़ी के रूप में हो रहा है। ये जश्न और ये खुशी बेहद खास है। अन्नदाताओं की खुशी 7वें आसमान पर है।
फसल खेतों में पक चुकी है, लिहाजा कटाई से पहले इस सेलिब्रेशन की बात ही कुछ और है। जी हाँ, आज लोहड़ी है, लिहाजा उत्तर भारत में उत्साह और उमंग के साथ जश्न का शानदार माहौल। आज पूरा उत्तर भारत लोहड़ी के जश्न में डूबा है। सेलिब्रेशन ऐसा कि पूरा उत्तर भारत लोहड़ी की खुमारी के रंग में रंग चुका है। लोहड़ी को लेकर राजधानी दिल्ली की बाजारों में भी रौनक उमड़ आई है और यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में लोहड़ी का त्योहार खास तौर पर मनाया जाता है। लोग अलाव जलाकर, लोकगीत गाकर भांगड़ा गिद्दा करते हैं और आग में तिल, गुड़, मूंगफली जैसी चीजें चढ़ाते हैं। इसके बाद सभी लोग अग्नि के गोल गोल चक्कर लगा गीत गा रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हैं। लोहड़ी महज एक त्योहार नहीं बल्कि अन्नदाताओं की फसल कटाई का जश्न भी है, साथ ही सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक भी। शाम के समय हम आग बालते हैं। उस आग के अंदर फुलियाँ हो गई, मूंगफली हो गई और रेवड़ी होगी, ये 3 चीज़ें हम डाल के उसकी पूजा करते हैं। अग्नि ही इस पर्व के प्रमुख देवता माने जाते हैं। चिवड़ा, तिल, मेवा और गज्जक की आहुति भी स्वयं अग्निदेव को चढ़ाई जाती है। पारंपरिक गीत, नृत्य और रेवड़ी, मूंगफली और तिल खाकर ये पर्व बड़े ही शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। ये पर्व खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी के खास मौके पर अच्छी फसल की उगाई के लिए अग्निदेव की पूजा अर्चना की जाती है। ये त्योहार सुख, समृद्धि और प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाता है। ये त्योहार ऐसा है जो पूरे इंडिया में मनाया जाता है अलग अलग तरीके से। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमें एकता में बांधता है। इसमें चाहे हम इसमें खाने के पदार्थ हैं वो चाहे भले ही अलग अलग हो, लेकिन इनकी जो मेन जो धारा है, जो एक बात है, वो सब जगह एक ही है। मौसम परिवर्तन होता है, गर्म चीज़ें खाते हैं, हेल्थ के हिसाब से खाते हैं। अभी ठंडी में जो चीज़ें हमें लाभदायक है वो चीज़ें हम खाते हैं। पंचांग के अनुसार लोहड़ी पर दोपहर 3:18 तक भद्रा रहेगा। इस दिन प्रदोष काल में अग्नि प्रज्वलित करना बेहद शुभ माना जाता है। आज सूर्यास्त का समय शाम 5:44 पर रहेगा, इसलिए सूर्यास्त से 2 घंटे की अवधि के अंदर लोहड़ी का पूजन करना सबसे शुभ माना जाता है। हालांकि लोहड़ी पर मनाने की अपनी अपनी कई मान्यताएं भी हैं, कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, लेकिन मौजूदा समय में लोहड़ी को फसल से जोड़कर ज्यादा देखते हैं। पूरा देश लोहड़ी पर्व को सेलिब्रेट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एग्री फूड सिस्टम में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने पर इंटर मिनिस्ट्रियल डायलॉग में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम अबू धाबी में आयोजित हुआ, जिसमें प्रहलाद जोशी ने भारत का नजरिया शेयर किया, जहां खाद्य सुरक्षा, एनर्जी तक पहुंच और ग्रामीण आजीविकाएं एक दूसरी से जुड़ी हुई हैं। प्रहलाद जोशी ने बताया कि कैसे डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी किसानों को अन्नदाता से ऊर्जा दाता में बदल रही है, जिससे उत्पादकता, आय और जलवायु लचीलापन मजबूत हो रहा है। और इस मौके पर उन्होंने पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्य घर योजना का जिक्र करते हुए इनसे जुड़े अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा है कि सोलर, बायो एनर्जी और डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल को एग्री फूड सिस्टम में जोड़ने से डीजल पर निर्भरता कम हो रही है। और आगे बढ़ते हैं, जहां रांची में भाजपा कार्यालय में वीबी जीराम जी को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की। और इस कार्यशाला में केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य वीबी जीराम जी कानून को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करना और अधिनियम की विशेषताओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना रहा। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह कानून ग्रामीण रोजगार को सतत विकास का साधन बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा है कि नया कानून मनरेगा की कमियों को दूर करेगा। यूपीए कार्यकाल और एनडीए कार्यकाल की मनरेगा की तुलना करनी हो, क्योंकि अभी तक तो मनरेगा ही था। अब वो 1 अप्रैल से इसका जो कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा जीराम जी का, तो उसमें 10 साल में जो कांग्रेस के शासन में यानी यूपीए ने किया और फिर 10 साल में जो एनडीए ने किया, उसकी अगर तुलना देखेंगे तो उसमें भी बहुत अंतर मिलेगा। ऐसा नहीं कि एनडीए ने मनरेगा के अंदर सुधार नहीं किए, मनरेगा में से भी बहुत सुधार किए हैं, लेकिन और आवश्यकता पड़ने पर नए सिरे से इसको लेकर के आए हैं। 10 साल में 2004 से 2014
यूपी के कार्यकाल में कुल सृजित श्रम दिवस 1660 करोड़ थे, जो एनडीए के 10 साल के अंदर 2015 से 25 ये श्रम दिवस हो गए 3210। और इस दौरान मोहन लाल ने कहा कि इस कानून के तहत केवल काम के दिन ही नहीं बढ़ाए गए हैं, बल्कि मजदूरों को रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। उन्नत रोजगार उसकी जो कानूनी गारंटी पहले भी दी गई थी, लेकिन उसमें बहुत सी कमियां थी, किसी को गारंटी मिलती नहीं थी। लेकिन अब प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी मजदूर अगर वो मांग करता है या उसकी बारी आती है काम करने की और 15 दिन तक उसको काम नहीं मिलता है, तो गारंटी से उसका जो भत्ता है वो उसको मिलेगा, काम शुरू हो जाए ना हो, ये कानूनी गारंटी उसमें डाल दी गई है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में प्रेस वार्ता कर VBG रामजी कानून पर राज्य सरकारों की भूमिका स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि इस योजना में केंद्र सरकार 340 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार उठा रही है। मंत्री ने बताया है कि अब बिचौलियों की भूमिका खत्म कर लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में पैसा दिया जाएगा। पहले सोशल ऑडिट और शिकायत निवारण की व्यवस्था कमजोर थी, जिसे अब सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बजट 2025-26 में 85,000 करोड़ रुपए के प्रावधान को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है और राज्यों से गरीब गांवों पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। स्टेट गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी लेना चाहिए, हर स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पांसिबिलिटी इन्वॉल्व होना चाहिए। ये बड़ा स्कीम है। जो रूरल वर्कर्स है 100 डेज से हटकर उनको 125 डेज बढ़ाया, वो भी हैप्पी है। और दूसरा, उनको डबल बोनंजा, खेती भी कर सकते हैं, खेती के बाद ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर 125 डेज काम भी कर सकते हैं। डबल बोनंजा रूरल वर्क से किसके लिए खिलाफ कर रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी के अंदर सोनिया गांधी को खुशी करने के लिए, राहुल गांधी को खुशी करने के लिए प्रोटेस्ट करो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। देश का जनता हमारा साथ है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। रबी सीजन में सरसों की खेती को लेकर किसानों का रुझान इस बार ज्यादा दिखाई दे रहा है। कृषि मंत्रालय के 29 दिसंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू रबी सीजन 2025-26 में सरसों की बुआई 87.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पूरी हो चुकी है, जबकि पिछले रबी सीजन 2024-25 में आंकड़ा 86.57 लाख हेक्टेयर था। यानी इस बार सरसों का रकबा करीब 1.23 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं सोमवार को सरसों के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला, जबकि ज्यादातर मंडियों में आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान के अलवर मंडी में 10 जनवरी को सरसों का भाव था 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, जो 12 जनवरी को 350 रुपए गिरकर 6,550 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। मध्य प्रदेश की भिंड मंडी में भी सरसों के दामों में हल्की नरमी दर्ज की गई। यहाँ बीते दिन सरसों 6,652 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि सोमवार को इसके भाव 52 रुपए घटकर 6,600 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। राज्य की छतरपुर मंडी में भी सरसों की कीमतों में दबाव नजर आया। 11 जनवरी को यहाँ सरसों 6,200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी थी, जो अगले दिन 75 रुपए की गिरावट के साथ 6,125 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुँच गयी। वहीं उत्तर प्रदेश की जौनपुर मंडी में सरसों के दाम स्थिर बने रहे। यहाँ 10 जनवरी को सरसों 6,850 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी थी और 12 जनवरी को भी भाव इसी स्तर पर कायम रहे। पैदावार की बात करें तो इस साल सरसों की पैदावार में गिरावट देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में देश में रबी सरसों की पैदावार 126.06 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल ये 132.59 लाख टन दर्ज किया गया था। यानी सरसों की पैदावार में करीब 6.53 लाख टन की कमी हो सकती है। घरेलू बाजार में इस बार जीरे की पैदावार घटने की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी बागवानी फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2024-25 में मसालों की प्रमुख फसल जीरे की पैदावार घटकर करीब 7,75,000 टन रह सकती है, जबकि पिछले साल इस दौरान देश में जीरे की पैदावार 8,95,000 टन दर्ज की गई थी। इससे साफ है कि इस बार पैदावार में 1.20 टन की अच्छी खासी कमी आ सकती है। वहीं दूसरी ओर गुजरात की मंडियों में जीरे की आवक बनी हुई है और भावों में मजबूती देखने को मिल रही है।
एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 10 जनवरी को जीरे का भाव 18,010 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 12 जनवरी को 515 रुपए की तेजी के साथ बढ़कर 18,525 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। मोरबी मंडी में भी जीरे के दाम चढ़ते नजर आए। यहाँ बीते शनिवार को जीरा 20,250 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका था, जबकि सोमवार को इसके भाव 250 रुपए बढ़कर 20,500 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। इसी तरह राजकोट मंडी में भी जीरे के सौदे मजबूत रहे। 12 जनवरी को यहाँ जीरे की कीमतों में 500 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव 20,500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुँच गए। वहीं गुजरात की दूसरी मंडियों की बात करें तो सोमवार को कच्छ मंडी में जीरे के भाव 20,705 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि पाटन मंडी में जीरे की कीमत 20,500 रुपए प्रति क्विंटल रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय जीरे की मांग लगातार बढ़ रही है। मसाला बोर्ड के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2024-25 में देश से जीरे का कुल निर्यात 2,29,881 टन रहा। वहीं पिछले साल की समान अवधि में ये निर्यात 1,65,269 टन था। यानी इस साल जीरे के निर्यात में करीब 64,612 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के किसान मटर, गेहूं और सरसों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। जम्मू कश्मीर में मूली की पकी पौध की खुदाई का काम भी कर लें। यहाँ इस समय प्याज की बुवाई की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में ही किसान सभी फसलों और सब्जियों को ठंड से बचाने के लिए खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश के किसान मटर के पौधों को सहारा देने का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान गेहूं को फंगल बीमारियों से बचाने के उपाय भी कर लें। हिमाचल प्रदेश में पत्ता गोभी के पौधों को ठंड से बचाने के लिए इनकी हल्की और समयानुसार सिंचाई कर लें। यहाँ इस मौसम में आलू की बुवाई की जा सकती है। वहीं उत्तराखंड के भाबर और तराई वाले इलाकों किसान गेहूं, जौ, मटर और मसूर की हल्की सिंचाई कर लें। यहाँ इस मौसम में प्याज के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। बात करें पंजाब की तो यहाँ पर किसान आम, पपीता, अमरूद, लीची और ड्रैगन फ्रूट जैसे फलों के पौधों को ठंड से बचाने के उपाय कर लें। पंजाब के पश्चिमी इलाकों में इस समय गेहूं की बुवाई की जा सकती है। हरियाणा में किसान सरसों की फसल को सफेद रथुआ रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। हरियाणा के पूर्वी इलाकों के किसान सरसों और गेहूं की फसल को ठंड से बचाने के लिए इनके खेतों में पानी जमा न होने दें। वहीं राजधानी दिल्ली में इस मौसम में पालक, धनिया और मेथी की बुवाई की जा सकती है। यहाँ आलू और टमाटर को झुलसा रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान के उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि नशा युवा आबादी के लिए खतरा है। सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत की मैन पावर इसकी सबसे बड़ी ताकत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिक्स 2026 के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। ये आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत का संकेत है और इस साल भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने ईडी की छापेमारी में बाधा डालने के मामले में कहा है कि ये घटना देश के लोकतंत्र के लिए गंभीर संकट का संकेत है। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध केस सामने आए हैं। ये सूचना मिलने पर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। जम्मू कश्मीर के सांबा में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने बड़े उत्साह के साथ लोहड़ी का त्यौहार मनाया। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।